Hello everyone, welcome back to my channel Vidhi की पाठशाला and once again myself Dr. वत्सला शर्मा here। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टेट की डेफिनेशन को, स्टेट के एलिमेंट को और फिर साथ ही साथ स्टेट के फंक्शन को। और आज अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट की। देखिए, राज्य की जो उत्पत्ति से संबंधित जो विषय है, इस पर चाहे जूरिस्ट हों चाहे पॉलिटिकल थिंकर हों, हमेशा से ही एक जिज्ञासा का विषय बना रहा कि स्टेट की क्या कोई एक सिंगुलर ओरिजिन है या फिर स्टेट क्या कोई कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इन सभी चीज़ों पर हमेशा से एक विचार विमर्श चलता रहा कि किस तरीके से स्टेट की ओरिजिन हुई है। और देखिए, इसी समय ही जूरिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर ने बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं स्टेट की ओरिजिन से रिलेटेड। तो उन्हीं को हम आज जानते और समझते हैं। जो मेन थ्योरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर और जूरिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, उनमें से मेन आती हैं द डिवाइन थ्योरी, द नेचुरल थ्योरी, द फोर्स थ्योरी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द हेरेडिटी थ्योरी। हेरेडिटी थ्योरी में आपको कई बुक्स में हेरेडिटी थ्योरी ना करके यहाँ पर देखिए अलग अलग पैट्रियार्कल थ्योरी और मैट्रियार्कल थ्योरी करके भी मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज़ हैं, कैसे इनके बारे में बताया जा रहा है। एंड इन द लास्ट द एवोल्यूशनरी थ्योरी। चलिए एक एक करके समझते हैं सभी थ्योरीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं द डिवाइन थ्योरी। सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, नाम से क्लियर हो रही है, यानी कि राज्य का दैवीय जो राज्य की जो ईश्वरीय शक्ति से जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके बारे में इस थ्योरी में बताया गया है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं दैवीय शक्ति का सिद्धांत। देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि चाहे हम अपने यहाँ के जितने भी धार्मिक ग्रंथों को ले लें, या हम चाहे चीन की हम बात करें, चाहे मिस्र की बात करें, या हम किसी भी देश की बात करें, हम ज़्यादातर किसी भी रिलीजन की क्यों ना बात करें, चाहे हम ईसाइयों की बात करें, तो देखिए मेनली जो हम बिगिनिंग में ये हर जगह पर देखा गया कि जो स्टेट की ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं कहाँ से मानी गई है, वो दैवीय सिद्धांत से, यानी कि डिवाइन थ्योरी से मानी गई। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि जैसे भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से भगवान ने सारी दुनिया, यानी कि भगवान ने राज्यों को भी बनाया होगा। अब देखिए, यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अब ईश्वर तो इस दुनिया को संचालित करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं जो गॉड था, गॉड ने अपने एम्बेसडर के रूप में किंग को भेजा। यानी कि कहीं ना कहीं कहा गया कि जो राजा है, जो भी राजा होता था, वो कौन होता था, वो ईश्वर का दूत होता था। और ये तक कहा जाता था कि वो राजा कभी गलत हो ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं गलत हो सकता? क्योंकि वो तो ईश्वर का दूत है। और इस ये जो पूरी थ्योरी में कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति का रूप ईश्वर में देखा जाता था। और यदि कहीं पर राजा अच्छा नहीं होता था, तो कहा जाता था कि यहाँ की प्रजा ने अच्छे काम नहीं किए हैं और इसीलिए इनको पनिशमेंट देने के लिए ईश्वर ने ऐसा राजा भेजा है। मतलब इन द सेंस, एक तरीके से राजा को बिल्कुल दैवीय शक्ति का रूप प्रदान करते हुए राजा को ईश्वर का दूत समझा जाता था। और पूरी तरीके से इसी बात को कहा गया कि जो किसने बनाई है स्टेट डिवाइन पावर ने बनाई है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, समय आगे बढ़ता गया, तो 17वीं शताब्दी के आसपास तो ये डिवाइन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। साइंटिफिक अप्रोचेस सामने आने लगी। तो उसके साथ ही साथ और भी नई थ्योरीज और भी कई नए सारे सिद्धांत सामने आने लगे। नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं नेचुरल थ्योरी। ज़्यादातर बुक्स में आपको नेचुरल थ्योरी नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे जूरिस्ट हैं, उन्होंने और पॉलिटिकल थिंकर ने अपने अपने अकॉर्डिंग ओपिनियंस दिए हैं। तो जब हम कई सारी किताबों को देखते हैं, तो सब ने अपने अपने तरीके से जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको बताया है। बट फिर भी जो नेचुरल थ्योरी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने दी है। और उनके अकॉर्डिंग
जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और कहीं ना कहीं जब वो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब प्रॉपर्टी और जब ये ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं मिलता है तो एक धीरे धीरे करके फैमिली बनती है, फिर फैमिली से फैमिली जुड़ती है तो जिसे हम कुनबा कह सकते हैं वो बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके उससे करके आपका विलेज बने होंगे, फिर विलेज जो मिले होंगे तब जा कर के स्टेट बना होगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पर अरस्तू का कहना ये था कि जो स्टेट है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो नेचुरल तरीके से ही, नेचुरल थ्योरी से ही स्टेट की ओरिजिन हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए फोर्थ थ्योरी की। फोर्थ थ्योरी के जो मेन सपोर्टर हैं उन सभी का कहना, और देखिए यहाँ पर इनके मेन सपोर्टर में हम हर्बर्ट स्पेंसर और मार्क्स की बात कर सकते हैं। तो इन सभी का कहना ये था कि जो स्टेट है वो शक्ति के बल पर विकसित हुई है। स्टेट कैसे बनी है कि जो पावरफुल थे उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके जो कम पावरफुल थे उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन पर एक तरीके से रूलिंग करना शुरू कर दिया, या उनको एक तरीके से अपने अंडर में ले लिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े कबीले होते थे या बड़े बड़े जो जन समुदाय होते थे, उन्होंने छोटे जन समुदायों को अपने साथ में मिला करके उन सब के ऊपर अपना अस्तित्व बना लिया, और धीरे धीरे करके इन्हीं सब के जो क्रमिक विकास से, इन्हीं सब के संघर्षों से धीरे धीरे करके बड़े जन समुदाय और मजबूत बनते गए, और इसी से ही निकल करके कहीं ना कहीं हमारा जो है वो स्टेट बना। लेकिन इस थ्योरी की भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर ने थ्योरी की आलोचना की, और उन्होंने कहा कि भाई जो स्टेट बनता है वो कहीं ना कहीं, यदि हम बात करें तो स्टेट बनने के पीछे लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। पर यहाँ पर तो जो लोग भी स्टेट के मेंबर बन रहे हैं कहीं ना कहीं उनको कैसे बनाया जा रहा है, उनको जो पावरफुल लोग हैं वो फोर्स यूज़ करके उनको अपने अधीन करके राज्य को बना रहे हैं। तो ऐसे राज्य में कैसे लोगों की श्रद्धा हो सकती है, तो इस थ्योरी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। अब बात करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी की, और इस थ्योरी का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत फेमस थ्योरी है, और ये थ्योरी पूरी तरीके से इमेजिनेशन पर बेस है। अब देखिए यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि शुरुआत में मनुष्य अकेला अकेला रहता था, तो उस स्टेज को प्राकृतिक अवस्था यानी कि नेचुरल स्टेज कहा गया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने जो भी सर्कमस्टांसेस रहीं उन सब में लोगों ने आपस में कॉन्टैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने अपने में से कुछ लोगों को अलग करके उनको एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट बना लिया, बाकी सब लोग सब्जेक्ट बन गए, और इस तरीके से स्टेट बना। तो यानी कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी बताई जाती है स्टेट की ओरिजिन की। और इस थ्योरी में मिली 3 सपोर्टर्स का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हॉब्स, लॉक और रूसो। चलिए एक एक करके इनके विचारों के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इस थ्योरी में मेनली हम बात कर रहे हैं नेचुरल स्टेट के बारे में। स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, यानी कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, मनुष्य का नेचर कैसा था, और आखिर उसने क्यों कांटेक्ट किया। तो देखिए हॉब्स के अकॉर्डिंग, हॉब्स ने जो अपना एक वर्क लिखा था लेवियाथन, वहाँ पर उन्होंने अपने सारे विचार दिए, और उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर थी वो बहुत बेकार थी। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो हॉब्स के समय में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से नहीं थी, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, तो इसलिए इन्होंने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखी वो अच्छी नहीं देखी थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग भी बनी हुई थी ह्यूमन बीइंग के मामले में, उनके बारे में, वो बिल्कुल भी सही नहीं बनी हुई थी। तो इनका कहना ये था कि जो ह्यूमन नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल था, सेल्फिश था, सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं था, और कहीं ना कहीं मनुष्य डरपोक भी था। और स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, अब हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे लोग रहते हों तो वहाँ पर नेचर कैसी रहेगी, मतलब लोगों के बीच में कोई सोशल बॉन्डिंग नहीं थी, कोई पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। लेकिन लोगों ने फिर सोशल कॉन्टैक्ट क्यों किया, केवल डर के मारे कि कोई हमें नुकसान ना पहुँचाए,
तो कहीं ना कहीं ये रहा कि क्यों ना हम कुछ पावरफुल लोगों को, हम एक तरीके से कुछ पावरफुल लोगों को अलग करके हम उनको अपने आप को सौंप दें कि वो हमारी सुरक्षा कर सकें, और इसी से ही जा कर के कहीं ना कहीं और स्टेट की ओरिजिन हुई। सेकंड देखिए, हम बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने जो अपना सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो बहुत पीसफुली थी, सिस्टमैटिक चल रही थी। और ह्यूमन नेचर कैसा था? ह्यूमन नेचर सोशल था, पीस लविंग था, लोग कोऑपरेटिव थे। लेकिन फिर कॉन्टैक्ट क्यों किया गया? तब उन्होंने कहा कि उस समय में जो था कि कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ बने तो थे लेकिन क्लियर नहीं थे, और कोई भी जज प्रॉपरली नहीं था जो लॉज को इंटरप्रेट कर सके। ना ही कोई सरकार थी जो कि सिस्टमैटिक तरीके से लॉ को एडमिनिस्टर कर सके। तो इन्हीं सब कारणों से ही, इन्हीं सब रीज़न से ही मनुष्यों ने आपस में कांटेक्ट किया। और देखिए, इन्होंने दोहरी संविदा के बारे में बताया है। यानी कि इनका कहना ये था कि पहले तो लोगों ने आपस में इकट्ठे होकर के एक यूनियन बनाई, तो जिसको नाम दिया गया पक्टम यूनियनिस। और उसके बाद में जब यूनियन में से उन्होंने कुछ लोगों को अलग किया, और बाकी सब लोग, जिन लोगों को अलग किया था, जब उनके सब्जेक्ट बन गए, तो उस तरीके से, यानी कि जिन्हें अलग किया था वो गवर्नमेंट के फॉर्म में आ गए, और जिन लोगों ने अलग किया था उस गैदरिंग को उन्होंने सब्जेक्ट का नाम दे दिया। तो इससे मिला करके ही ओरिजिन ऑफ स्टेट हुई। थर्ड देखिए, इसमें हम बात करते हैं रूसो की। रूसो के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर बहुत सिंपल थी। जैसे होता है ना, हम कहते हैं ना कि एक कोई जानवर है बिल्कुल भोला भाला, शेल्टर है तो है, कपड़े हैं तो हैं, मतलब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, बहुत इनोसेंट था। स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? आइडियल स्टेट थी, पीपल बहुत पीसफुली रह रहे थे। लेकिन था तो वो ह्यूमन बीइंग ही ना। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे करके उसको लगने लगा कि नई चीज़ें सिस्टमैटिक होनी चाहिए। और देखिए, जीन रूसो की जब भी बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने जनरल विल के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों की एक जो जनरल विल होती है ना, देखिए विल तो बहुत तरह की होती हैं। एक हम विशिष्ट इच्छा की बात करते हैं, एक स्पेशल, हम कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक हम विल की बात करते हैं। लेकिन जो हमारी स्पेशली हो सकती है, जनरल विल्स मीन जो सबकी इच्छा है, सामान्य इच्छा कि भाई सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें सब चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी जनरल विल के बेस पर ही फिर धीरे धीरे करके लोगों ने सोचा क्यों ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा जाए, जिससे कि ऐसी कोई गवर्नमेंट बने जिससे कि सबके वेलफेयर की बात हो सके। तो कहीं ना कहीं इसी से ही ओरिजिन ऑफ स्टेट, हमारा जो स्टेट की ओरिजिन हमारी हुई। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी होने के बाद में भी इस थ्योरी का काफ़ी क्रिटिसिज्म इसका हुआ, क्योंकि जो इसके अगेंस्ट में लोग थे उनका कहना यही था कि जो थ्योरी है वो पूरा इमेजिनेशन पर बेस है, इसका कोई भी हिस्टोरिकल बेस नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर बात की गई स्टेट ऑफ नेचर की, तो एग्जैक्ट स्टेट ऑफ नेचर क्या थी उसके बारे में कोई नहीं जानता। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी जो है हेरेडिटी थ्योरी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिसको कि कई बुक में सीधे पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी करके बताया गया है, बट फिर भी मेन थ्योरी का नाम हेरेडिटी थ्योरी ही है, जिसको कहा जाता है आनुवांशिकी का सिद्धांत, यानी कि इसको जेनेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। हेरेडिटी थ्योरी का मतलब हम सभी जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे उनका यही कहना था, जो थ्योरी के सपोर्टर्स, की जो स्टेट होता है वो फैमिली का ही इलार्जमेंट होता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे परिवार बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे करके उन्हीं सब चीज़ों से ही कहीं ना कहीं राज्य का विकास होता है। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जैसे कि प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, तो कहीं ना कहीं हेरेडिटी थ्योरी के सभी लोग सपोर्टर आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, कहा जाता है कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं, लोग परिवार में रहते हैं। और यह जब परिवार जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे चलते रहते हैं तो इन्हीं से कहीं ना कहीं निकल करके ही जो है वो स्टेट बनती है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो दो चीज़ें यहाँ पर मेन हैं, दो थ्योरीज यहाँ पर इसमें मेन आ जाती हैं, द पैट्रियार्कल थ्योरी और द मैट्रियार्कल थ्योरी।
पैट्रियार्कल थ्योरी, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जो हेरेडिटी थ्योरी है वो सबसे पहले परिवार से शुरू होती है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि पैट्रियार्कल थ्योरी में जो पैटर्निटी मेन चीफ फैक्टर होगा, यानी कि जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत में जहाँ पर हम मेल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारा वहाँ पर मेन माना जाएगा। इस थ्योरी के मेन सपोर्टर सर हेनरी मैन हैं और उन्होंने ये कहा कि राज्य का निर्माण परिवार के विकास से हुआ है, लेकिन परिवार को मेन चलाने वाला कौन होता था? वो मेन पर्सन मेल ही होता था। हम जो वंश गणना यानी कि जो हम एक हेरेडिटी की भी बात कर रहे हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों के नाम से ही चलती थी, ना कि लेडीज़ के नाम से। और जो परिवार में जो मेल मेंबर होता था उसको कर्ता कहा जाता था, वही परिवार पर पूरा कंट्रोल भी करता था। और शादी का कॉन्सेप्ट कैसा था? परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट था। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से ही जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए, तो फिर बाद में बहुत सारे परिवार जो थे वो धीरे धीरे करके कुनबे बन गए। कुनबों से मिलकर के कहीं ना कहीं पूरा एक कबीला बन गया। फिर धीरे धीरे कबीलों के संघ बन गए और इन्हीं सब चीज़ों से निकल करके ही बाद में कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन पैट्रियार्कल थ्योरी के साथ साथ ही मेन तो यही थ्योरी चलती थी, बट इसके साथ साथ कुछ जगह पर मैट्रियार्कल थ्योरी भी चलती थी। मैट्रियार्कल थ्योरी जिसके कि मुख्य सपोर्टर मैक्सवेल, मॉर्गर और जेंक्स थे। यह सिद्धांत उन जगह पर चलता था जहाँ पर कि एक तरीके से विवाह, जो हम कह सकते हैं ना कि विवाह नाम की संस्था ज़्यादा प्रचलित, यानी कि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट परमानेंट मैरिज जहाँ पर प्रॉपरली नहीं मानी जाती थी, और जहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जिन जगह पर जो एक सेक्सुअल जो रिलेशनशिप थे बहुत फ्री थे, और वहाँ पर एक रिलेशंस को बताने के लिए, यानी कि बच्चों के रिलेशंस को बताने के लिए वहाँ पर माँ को ही आइडेंटिफाई केवल किया जा सकता था, यानी कि जो वंश गणना होती थी वो माँ के नाम से ही चलती थी, क्योंकि फादर के बारे में सर्टेन नहीं होता था कि फादर कौन है। और इन परिवारों का जो मुखिया भी होता था वो कोई मेल पर्सन नहीं होता था, बल्कि जो भी सबसे एल्डर वुमेन होती थी वही परिवार को चलाती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पैट्रियार्कल थ्योरी में मेन सारी जो पावर, मेन सारी होल्डिंग जिस तरीके से मेल करता था, उसी तरीके से मैट्रियार्कल थ्योरी में वंशगणना जो थी वो महिलाओं के नाम से चलती थी। इन सब थ्योरी के बाद में सबसे लास्ट में जिस हम थ्योरी की बात करने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशनरी थ्योरी, और ये थ्योरी इन द लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बताई गई है और इसको हिस्टोरिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो स्टेट की ओरिजिन है, ना तो वो डिवाइन पावर से हुई है, ना ही ह्यूमन बीइंग ने सोशल कॉन्टैक्ट करके बनाई है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इवोल्यूशन का रिज़ल्ट है, और इसीलिए इसको हिस्टोरिकल थ्योरी कहा गया। जैसे जैसे देखिए समाज जैसे जैसे आगे विकसित होता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गए, जिस तरीके से लोगों के हम कह सकते हैं इंटरेस्ट में जो है आगे वृद्धि होती गई, तो उसी तरीके से समय के साथ साथ लोगों के जितने भी विभिन्न वर्ग थे उनको अलग अलग अधिकार मिल गए, और धीरे धीरे करके लोगों के जो संगठन बन गए, और बाद में इन्हीं को राज्य कहा गया। तो ये थ्योरी कहती है कि जो राज्य का जो विकास हुआ है वो एक क्रमिक और एक स्वाभाविक गति से हुआ है, मतलब पूरी तरीके से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसकी जो बिगिनिंग है वो कहीं ना कहीं इतिहास की परतों में छिपी हुई है। मतलब कहीं जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि हिस्टोरिकल तरीके से सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और चाहे उसमें हम बात करें तो चाहे वो कहीं हो सकता है कि कहीं पर हेरिडिटी के बेस पर हुई हों, कहीं पर युद्ध वगैरह के कारण, स्ट्रगल के कारण हुई हों, तो धीरे धीरे करके जो मेनली स्टेट की ओरिजिन हुई है वो इवोल्यूशन से ही हुई है।
और इसमें इसलिए देखिए कहा गया कि जैसे कि हम किंगशिप की बात करते हैं, रिलीजन है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो कि इवोल्यूशन का परिणाम रही और इसी इवोल्यूशन से ही स्टेट बन करके आया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट हों, चाहे इंटीग्रेटेड एलएलबी के स्टूडेंट हों या बीए के स्टूडेंट हों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों में ही पूछा जाता है। तो फिर उसके बाद में कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।